गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग मिहिका। तो मिहिका बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 वाज गिवन एज होमवर्क। क्या गिवन था इसके अंदर हमें? कॉट ए की वैल्यू गिवन थी इनडायरेक्टली, राइट? 8/15। तो बताओ, क्या साइन ए एंड सेक ए निकालना था? क्या निकाला? साइन ए क्या निकाला? 15/17 करेक्ट है क्या? टेल मी। 15/17। हाँ जी, करेक्ट है। और सेक ए क्या निकाला? 17/8। मैच हो गए सबके आंसर्स, ये कोई डाउट नहीं है इसमें। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 6 हम तक हमने कर लिए हैं इन द फ्लो। और आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। गिवन क्या है पहले वो देखते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। अब देखो, जो गिवन है उसके अंदर जो एंगल है वो क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? थीटा। क्या है? थीटा। और जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में, जो वैल्यू निकाली जानी है, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू। इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है? फाइंड द वैल्यू। तो इनकी वैल्यू निकालनी है, इन दोनों एक्सप्रेशंस की। तो इसमें भी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल गिवन है वो सारे के सारे थीटा है, चेक करो। एक बार भी कोई ऐसा एंगल है जो अदर देन थीटा हो? नहीं है। दैट मीन्स हमको इस क्वेश्चन में भी कोई स्पेसिफिक फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस एंगल के रेफरेंस में चीजें गिवन है उसी एंगल के रेफरेंस में चीजें पूछी जा रही है। तो जो अपोजिट साइड इधर रहेगी वही उधर रहेगी, जो एडजेसेंट साइड इधर रहेगी वही इधर रहेगी, और हाइपोटेन्यूज तो वैसे भी सेम रहती है, राइट? क्लियर? चलो, तो करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। गिवन डाल देते हैं पहले तो। हियर इट इज गिवन दैट फ्लैश आ रहा है क्या लाइट का? हियर इट इज गिवन दैट कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। दिखाई दे रहा है सबको? क्लियर? ये गिवन है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल को थीटा मानते हुए 7/8 के हिसाब से, जैसे कल किए थे क्वेश्चंस, किसी को 7 के मानेंगे और किसी को 8 के। वो डिपेंड करता है कि कॉट का फॉर्मूला, कॉट जो है किस किस साइड का रेशियो है उसको फॉर्मूला में एक्सपेंड करके। ठीक है, चलो करो कल की तरह फिर। कंसिडरिंग थीटा एज द corresponding एंगल, वी हैव, हाँ जी, तन्मय कॉट थीटा का फॉर्मूला बोलो। अच्छा, देख के बोलोगे? अभी तक याद क्यों नहीं हुए? चौथा दिन है आज चैप्टर का। एडजेसेंट्स मान सकते हैं, लेकिन फायदा क्या हुआ उससे? हम जबरदस्ती थीटा को ए माने, फिर हम कॉट ए लिखें। थीटा को ए माने, फिर कॉट थीटा को क्या लिखें? कॉट ए। फिर हर जगह ये साइन ए रहेगा, फिर कॉस ए रहेगा, साइन ए। तो बार बार उसको, क्वेश्चन में साइन ए होता तो फिर थीटा और ए में क्या कनेक्शन है वो भी गिवन होता। ये थीटा कोई एक एंगल है और एंगल ए कोई एंगल है, उन दोनों में क्या कनेक्शन है वो गिवन होता। हाँ, तो थीटा जिस एंगल को मानते हैं, थीटा गिवन है और पूछ लिया साइन ए के हिसाब से, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के बीच में क्या कनेक्शन है वो देगा वो। कि या तो ये दोनों एक ही ट्राइंगल के दो एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल्स हैं, या फिर कुछ और कनेक्शन देगा। और अगर नहीं देता, अगर वो कुछ कनेक्शन नहीं देता, तो हम इसमें फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। कॉट थीटा की वैल्यू से हम साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। ठीक है, कनेक्शन जब तक गिवन नहीं है। हाँ कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, अभी रुको। एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय, उसके बाद क्या है? अपोजिट साइड। सही है फॉर्मूला। इक्वल टू 7/8 आ गया ये। तो एडजेसेंट साइड को क्या मान लेंगे हम?
7k, let adjacent side be 7k units, opposite side be 8k units, और हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा, निकालें। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, by using Pythagoras theorem we have बोलो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से? हाइपोटेन्यूज इक्वल टू एडजेसेंट साइड का स्क्वायर प्लस अपोजिट साइड का स्क्वायर का सम और उसका फिर रूट। इस तरीके से हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। एडजेसेंट साइड क्या है? 7k, तो 7k का स्क्वायर, फिर अपोजिट साइड क्या है? 8k, तो 8k का स्क्वायर, फिर सम, फिर रूट। 7k का स्क्वायर क्या होता है? के स्क्वायर। 8k का स्क्वायर क्या होता है? 64k स्क्वायर। सम करके रूट करेंगे, 64 और 49 को जोड़ेंगे, 9 + 4 गिव्स मी 13, रिमाइंडर 1, 113 के स्क्वायर। अभी और सॉल्व होगा ये, है ना? 113 के स्क्वायर, तो रूट 113 तो फैक्टराइज हो नहीं सकता, के स्क्वायर का रूट करेंगे तो के यूनिट्स। तो ये आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज, √113 के यूनिट्स। ओके, आ गई तीनों साइड्स। अब क्वेश्चन स्टार्ट करके जो भी हमसे पूछा जा रहा है। हो गया यहां तक? अच्छा, इन अभी तक हमने जितने भी सवाल किए हैं उसमें अगर हम इनको के में ना माने, जैसे एडजेसेंट साइड को 7 ही मान ले, 7k नहीं माने, 7 ही मान ले, और अपोजिट साइड को 8k ना मान के 8 ही मान ले, तो उससे आंसर आएगा क्या? आएगा, आएगा। बट ऐसा करना नहीं है। अभी हमने एडजेसेंट साइड को 7k माना ना, और एडजस्ट अपोजिट साइड को 8k माना, लेकिन हम इसको 7 और 8 ही मान लें, के की फॉर्म में माने ही ना, तो भी आंसर तो आएगा। उसका रीजन ये है क्योंकि हम रेशियो निकाल रहे हैं। तो जो अगर हम 7k 8k मानते हैं तो जो तीसरी चीज है वो भी के में आती है, और रेशियो में के से के कट जाता है। ठीक है, तो अगर अपन ना भी माने, अपन के की जगह सीधे 7 8 रख दें, तो वो जो कटनी होगी वो नहीं कटेगी। ठीक है, बट तरीका जो है वो ये है कि रेशियो में कभी भी किसी को सामने सामने वाली वैल्यू को माना नहीं जा सकता। अब कल को ये एमसीक्यू का सवाल है, तो एमसीक्यू के सवाल में हमको जल्दी से काम करना है, तो हम उसकी वैल्यू सीधी 7 और सीधी 8 मान के आगे बढ़ सकते हैं, के की फॉर्म में ना मानते हुए। ओके, बोलो मीका। गलत होगा। अगर के की फॉर्म में नहीं माना तो गलत होगा, के की फॉर्म में मान के आना है, सब्जेक्टिव पैटर्न पे। एमसीक्यूज में मर्जी है, जो करो। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। हाँ, √1113k, इसको, हाँ, हाँ, नहीं पढ़ेंगे एक से इसको मैं पढ़ूंगा √113k, इसको मैं पढ़ूंगा रूट बोल के, मैं पढ़ूंगा ही क्यों? अब वो तो मुझ पे डिपेंड करना है ना, मेरे को सामने वाले को मेरी बात कैसे पहुंचानी है, करेक्ट लैंग्वेज क्या होगी। तो फिर पॉज, हम जो लैंग्वेजेस के अंदर बीच में पॉज कहाँ पे मारते हैं, कॉमा कहाँ पे लेते हैं, वो उसका बड़ा मैटर होता है। एक हिंदी की बहुत ही एक प्रचलित सेंटेंस है, आपने सुनी होगी, रुको मत जाने दो, सुनी होगी ना सबने, रुको मत जाने दो। अब अगर मैंने पॉज रुको पे मारा, रुको मत जाने दो, तो इसका मीनिंग है कि रुक जाओ, जाओ मत। लेकिन अगर यही पॉज मैंने यहां से हटा के और मत के आगे लगा दिया, तो इसका मीनिंग ही बदल गया, रुको मत जाने दो।
अब उसको जाने दो, अब उसको रोको मत। तो आप डेली लैंग्वेज में पॉज का मानते, तो अब अगर आपको ये वाली बात बोलनी है, अगर आपको लिखनी है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आपको बोलनी है तो आप इसको विथ पॉज, आपका ख्याल होना चाहिए, आप पॉज का मारो। तो मैं ऐसे कहूंगा √113 के, और मैं उसको कहूंगा √113 के, पॉज ले लिया ना, तो वो बाहर आ गया। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये तो कल भी बोला था मैंने कि आप के को पीछे भी लगा सकते हो। वो मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं इस फॉर्म में, क्योंकि देखो इधर एडजेसेंट साइड 7 के, 8 के, तो एडजेसेंट साइड और ऑपोजिट साइड में पहले उसके न्यूमेरिक वैल्यू है, बाद में के है। तो ताकि आपके हाइपोटेनस भी उसी शक्ल की दिखाई दे कि पहले न्यूमेरिक वैल्यू और बाद में के, ताकि वो तीनों एक ही सिमेट्री में दिखाई दे बस। बाकी आप उसको पहले भी लिख सकते हो, नो इश्यूज। ओके, एनी अदर डाउट्स? हाँ। सर को आपने बोला ना सर साइन दे रखा हो, हम्म। उसको ऐसे निकाल सकते हैं अगर कॉट और साइन। साइन ए, या फिर से बोलो क्या कहा? साइन में जब भी निकाल सकते हैं जब कॉट और साइन की बीच में। थीटा और ए में, इन दोनों एंगल्स में, मतलब एक एंगल के रेफरेंस में चीजें दी हुई हैं, और जो पूछी जा रही है वो दूसरे एंगल के रेफरेंस में पूछी जा रही है। अगर थीटा और एंगल ए के बीच में रिलेशन है, जब भी तो निकाल सकते हो कि थीटा और एंगल ए का कनेक्शन क्या है, इन दोनों का सम 90 डिग्री है, या ये एक ही ट्रायंगल के एंगल्स हैं या नहीं है, या ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं या नहीं है। अगर अपन ट्रायंगल बनाते हैं, ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी। अब अगर एंगल ए के रेफरेंस में चीजें दी हुई हैं और एंगल सी के रेफरेंस में पूछी गई हो, तो अपन निकाल सकते हैं ना। क्यों निकाल पाए? क्योंकि ए और सी इसी ट्रायंगल के एंगल्स हैं। अगर ए इस ट्रायंगल का एंगल होता और सी किसी दूसरे ट्रायंगल का एंगल होता, इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं होता, तब हम एंगल ए के दी हुई चीजों से एंगल सी की चीजें नहीं निकाल सकते, मतलब रेशियोज नहीं निकाल सकते, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हाँ, एक ही ट्रायंगल के दो एक्यूट एंगल्स हैं, तो फिर इन दोनों का सम 180 हो गया ना, इन दोनों का सम 90 हो गया ना। तो रिलेशन बन गया ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो एक्यूट एंगल्स हैं तो उन दोनों का सम 90 होगा ना। अरे आपको ये थीटा गिवन है, इस थीटा से आप अभी कल परसों सवाल किए हैं ना, वैसे के वैसे करेंगे ना। और कल परसों सवाल नहीं किया आपने? बस फिर उनको देखो। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? नो रिवीजन व्हाट्स एवर। ये हमने सवाल किए हैं ना, साइन ए की वैल्यू गिवन है, तो एंगल ए को रेफरेंस मानते हुए 3 और 4 को हमने मान लिया। अब इसने तो पूछा ही कॉस ए, लेकिन मान लो ये कॉस ए की जगह कॉस सी पूछ ले, तो आपने तीन साइड तो निकाल ली ना ट्राइंगल की। अब एंगल सी को रेफरेंस में लेके अगेन अपोजिट साइड देख लो, एडजेसेंट साइड देख लो। थीटा एंगल नहीं है तो क्या है? थीटा एंग तो वो बताएगा ना बेटा। तो अभी उसने दूसरा एंगल भी कहां बताया? उसने कहा थीटा जो भी एंगल होगा, मैंने पूछा भी उसी एंगल के रेफरेंस में। मैंने आपसे पूछा, मिहिका, आपके पापा का नाम बताओ, बताओ एक बार। राम प्रताप जी है ना? हाँ ठीक है, एक मिनट। राम प्रताप, मैंने कहा मिहिका के फादर का नाम राम प्रताप जी है, तन्नू के दादाजी का नाम बताओ। तो ये तो कोई रिलेशन ही नहीं हुआ। नहीं, मैंने गिवन दिया कि इट इज गिवन दैट कि मिहिका के फादर का नाम है राम प्रताप जी, फाइंड तन्नू के दादाजी का नाम, तो ये इसका रिलेशन मिला क्या कुछ अपने को? नहीं मिला ना। तो वही एंगल ए की एट्रीब्यूट्स देके एंगल सी का रिलेशन। अब अगर मैंने ऐसा कोई रिलेशन दे दिया कि आपके पापा में और उनके दादाजी में कोई कनेक्शन निकल गया, तो अब आपके एट्रीब्यूट से उनके एट्रीब्यूट्स निकाल सकते हैं ना कोई भी रिलेशन। यही मैं कहना चाह रहा हूं। जब तक आपको एक एंगल के एट्रीब्यूट्स गिवन है और उसी एंगल की चीजें पूछी जा रही है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर दूसरे एंगल की चीजें पूछी जा रही है, तो उन दोनों एंगल में कनेक्शन देना पड़ेगा उसको, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो देगा। ओके, क्लियर है? हाँ जी, कम बैक टू द क्वेश्चन नाउ। अब सवाल क्या था हमारा, उस पे आओ। कौन सा सवाल था? हाँ ये था, सेक थीटा, नहीं, कॉट थीटा वाला, सेवंथ वाला। हाँ जी, तो सवाल नंबर 1 है हमारे पास, ये वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज, नोट करो, 1 + sin θ, 1 - sin θ, 1 + cos θ। अब बताओ मुझे एक चीज बताओ, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जरूरत है? साइन थीटा और कॉस थीटा। तो अगर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें तो बस जस्ट पुट करने का काम है हमको इसके अंदर। चलो, तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं।
साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अपन ने पलटेंगे सब। अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज एंड कॉस थीटा का फॉर्मूला एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है। सो अपोजिट साइड क्या निकाली हमने पीछे? 8 के। और हाइपोटेन्यूज क्या निकाला? √113 टाइम्स के। और इधर आ जाओ, एडजेसेंट साइड क्या निकाली हमने? 7 के। और हाइपोटेन्यूज वही सेम √113 टाइम्स के। तो के से के खत्म होके ये मिल गया हमको 8 डिवाइडेड बाय √113, तो साइन थीटा की वैल्यू। और यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाय √113 कॉस थीटा की वैल्यू। हो गया यहाँ तक? अब इन दोनों की वैल्यू हमारे गिवन एक्सप्रेशन में पुटअप करके और आंसर्स निकालेंगे। निकालें? नाउ क्वेश्चन क्या है? 1 + sin थीटा होल मल्टीप्लाइड बाय 1 - sin थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा होल मल्टीप्लाइड बाय 1 - cos थीटा। चलो पुट द वैल्यूज। तो 1 है, सबसे पहले 1 डाल दिया, प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 8/√113। ब्रैकेट लगाओ, ये तो हो गया 1 + sin थीटा, मल्टीप्लाइड बाय 1 - sin थीटा कर दो। तो 1 - 8 डिवाइडेड बाय √113 होल डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? वो रही उधर 7 डिवाइडेड बाय √113 मल्टीप्लाइड बाय 1 - cos थीटा। तो 1 - cos थीटा की वैल्यू अगेन डालो, 7 डिवाइडेड बाय √113। हो गया यहाँ तक नोट डाउन? अब इसको सिंप्लीफाई करने का काम है बस। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी बेटा, अभी तक या बाद में भी आप देखोगे एक चीज कि ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो तो क्वेश्चन में बहुत जल्दी अप्लाई हो जाते हैं और आसानी से हो जाते हैं। प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? बाकी कैलकुलेशन में। अब अगर मैं कहूं बेटा इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करना ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट एंड पार्सल थोड़ी ना है। ये तो आपकी पुरानी मैथमेटिकल नॉलेज कितनी अच्छी है, कितना अच्छे से आप सिंप्लीफाई करना जानते हो, उस पर डिपेंड करता है ना। तो फालतू का हवा बना रखा होता है कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर डिफिकल्ट है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मुश्किल से शुरू की 3 लाइनों में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होके खत्म हो जाती है। अब रिमेनिंग कैलकुलेशन है वो हैक्टिक बनती है, मल्टीप्लाई गुणा आपको करना अच्छे से नहीं आता, एलसीएम लेना नहीं आता, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का क्या दोष? ठीक है। तो जिस तरीके से पुरानी जो बेसिक्स की वीक होने की वजह से ये चैप्टर नहीं सॉल्व हो पा रहा ना, सिमिलरली अभी ये चैप्टर की बेसिक्स वीक रह गई तो आगे के और चैप्टर्स नहीं सॉल्व हो पाएंगे। फिर उन चैप्टर की गलती नहीं होगी, फिर इस चैप्टर की गलती होगी कि इसके बेसिक्स वीक है। हाँ जी, हो गया नोट डाउन यहां तक? तो फिर बैठे क्यों, करो ना सॉल्व। अभी तो मैं कह रहा हूं कि इसको सॉल्व करना आना चाहिए आपको, तो करो। करो, देखिए अपने आप कैसे सॉल्व करते हैं इसको। आपने कहा हमको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, तो ट्रिग्नोमेट्री जितना तो सॉल्व करवा दिया ना इसको। अब आगे तो सिंप्लीफिकेशन पार्ट है ना, करो।
हुआ। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कर क्या रहे हो, कैसे स्टार्ट किया इसको सिंप्लीफाई करना। सबसे पहले क्या कर रहे हो, एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं सारे बच्चे। एलसीएम लेने से हो जाएगा सॉल्व, तरीका गलत नहीं है। बट कब हम आइडेंटिटीज यूज करना सीखेंगे, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली फॉर्म नहीं दिख रही है आपको, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते रूट तो खत्म हो जाएगा पहले स्टेप में ही। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय √113 का स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली नीचे भी तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस नीचे में बी की वैल्यू हो जाएगी 7/√113, ऊपर बी की वैल्यू हो जाएगी ये, ए की वैल्यू दोनों जगह सेम है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है बोलो, 1 ही होता है, माइनस फिर 8 डिवाइडेड बाय √113 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर इज 64, और √113 का स्क्वायर इज 113। नीचे में आओ, नीचे में क्या कर रहे हैं अपन, 1 का स्क्वायर 1 ही हो ही गया, 7 डिवाइडेड बाय √113 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर इज 49, और √113 का स्क्वायर इज 113। तो एलसीएम तो खैर अभी भी लेना पड़ेगा, लेकिन पहले रूट वाली क्वांटिटी एलसीएम लेनी पड़ रही थी, अब इजी क्वांटिटी है। न्यूमरेटर में भी एलसीएम 113 आएगा, और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम 113 ही आएगा, सेम आएगा ऐसे। ठीक है, तो 113 × 1 113, और इधर भी 113 × 1 113, तो 113 माइनस 64 हो गया, और यहाँ पे 113 माइनस 49 हो गया। करो माइनस, 113 माइनस 64 कितना होता है, कितना, 49। अच्छा 49 डिवाइडेड बाय 113 होल डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 64 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 113, तो 113 से 113 खत्म, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट। ठीक है, सो बचा क्या, 49/64, आंसर मैच करो। हो गया, चलें सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, फटाफट करो, तो नई चीज आ रही है अब, नई चीज को ध्यान से सुनना होता है। एलसीएम कैसे लेते हैं, इसका एलसीएम लोग लेके सॉल्व करेंगे तो ये तो बनेगा, बोलो, समझ आ गया, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा। हाँ जी, अब यहाँ पे नई चीज आ रही है, सबसे पहले तो उसको समझो, बताऊं, देखो, हमको अगर करना होता है ए का स्क्वायर तो उसको कैसे लिखते हैं हम, ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। लेकिन अगर हमको किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर करना है, जैसे मुझे करना है साइन थीटा का स्क्वायर, तो मैं साइन थीटा का स्क्वायर ऐसे लिखूंगा, समझ आया। तो इस एक्सप्रेशन को लिखने का दूसरा इजी तरीका रेकमेंड किया हुआ है, स्क्वायर को आप अंदर लिख दो। कैसे पढ़ेंगे हम इसको, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा के होल स्क्वायर को कैसे पढ़ा जाता है बोलो, साइन स्क्वायर थीटा। इसमें स्क्वायर किसका हो रहा है बताओ, थीटा का, जो रेशियो आ रहा है, फाइनल रेशियो आ रहा है, मान लो साइन थीटा के रेशियो आ गया 3/4, तो ये 3/4 का स्क्वायर करना है इसमें, समझ आया। इसमें गलती से भी इस थीटा का स्क्वायर मत कर देना, थीटा तो एंगल है, थीटा तो, मान लो एंगल 30 डिग्री हो, तो 30 डिग्री का थोड़ा ना स्क्वायर करने बैठेंगे, 30 डिग्री का स्क्वायर तो 900 डिग्रीज हो जाता है। एंगल का स्क्वायर नहीं हो रहा है, किसका स्क्वायर हो रहा है, साइन थीटा की वैल्यू का स्क्वायर हो रहा है। ओके, बट इसको बार बार ऐसे लिखे हम, साइन थीटा
फिर होल स्क्वायर कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो काफी हेक्टिक लगता है और टाइम लगता है, तो इसलिए इसको लिखने का शॉर्टकट क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और कोई ऐसा कहता है कि सर ब्रैकेट क्यों लगाते हो, ऐसे लिख दो साइन थीटा स्क्वायर। तो बताओ अब इसमें लिखने में क्या गलती है। इसमें ये स्क्वायर थीटा का मान लिया जाएगा, इसमें ये स्क्वायर किसका मान लिया जाएगा, थीटा का। तो ये दो तरीके हैं, या तो ब्रैकेट लगा के लिखो, वो तो है ही सही तरीका, और ब्रैकेट नहीं लगाना तो फिर ये स्क्वायर कहां लगेगा, इस जगह पे लगेगा। और रीड कैसे किया जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली क्यूबिक हो तो साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, ऐसे रीड किया जाएगा। समझ गए। ठीक है, बोलो। 8 क्वेश्चन में 3 cot = 4 गिवन है, 3 को नीचे लेके गए तो कॉट की वैल्यू क्या बन गई, 4/3, जैसा कि पहले कल एक जो होमवर्क दिया था उसमें किया हमने। अब सेम टू सेम ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया कि कॉट ए की वैल्यू तो गिवन है हमको, और उससे हमको जो एक्सप्रेशन सॉल्व करना है वो क्या है, चेक करना है वेदर 1 - tan² A डिवाइडेड बाय 1 + tan² A की वैल्यू cos² A - sin² A होती है या नहीं होती है। तो इस एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए मुझे बताओ जरा कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जरूरत पड़ेगी। इसमें कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, देखो साइन ए है, फिर बताओ कॉस ए है, फिर क्या है, टेन है। तो साइन ए कॉस ए टेन ए तीन निकालेंगे हम, जिसमें से भी टेन ए की वैल्यू, फिर जैसे पिछली बार हमने कॉट ए की वैल्यू निकाली है कॉस बाय साइन करके, वैसे ही टेन ए की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, साइन बाय कॉस करके। तो इस तरीके से स्मार्ट तरीके से हम टेन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यानी कि बेसिकली साइन और कॉस निकालना है, जैसा कि इस सवाल में निकाला था। शुरू हो जाओ फटाफट। हाँ वैसे भी कर सकते हो, तो साइन और कॉस की तो चाहिए, साइन और कॉस की तो चाहिए ना भाई। टेन की वैल्यू से हम साइन कॉस की नहीं निकाल सकते, साइन कॉस की वैल्यू से टेन की तो निकाल सकते हैं, बट टेन की वैल्यू से साइन कॉस की वैल्यू नहीं निकाल सकते है ना, अलग अलग। ठीक है, क्लियर है। तो हमको अगर ऐसा होता कि हम टेन और एक और कुछ चीज गिवन होती जिससे साइन कॉस निकाल लेते, तो फिर हम बेसिक तरीके में जाते ही नहीं, लेकिन अभी बेसिक तरीके में हमको जाना पड़ेगा। चलो अब इस बार एंगल ए थीटा, एंगल ए है मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, शुरू हो जाओ। कंसीडरिंग एंगल ए एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वी हैव कॉट का फॉर्मूला वही जो पिछले सवाल में था, एडजेसेंट नहीं क्या है, हाँ एडजेसेंट ही तो है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय, अभी इतना काम तो आप होमवर्क कर लेना। एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय अपोजिट साइड की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 4/3। अज्यूम करो फटाफट, लेट अपोजिट साइड बी 4K यूनिट्स एंड एडजेसेंट साइड बी, अच्छा अपोजिट नहीं एडजेसेंट, ऊपर एडजेसेंट नीचे अपोजिट, एडजेसेंट साइड बी अपोजिट साइड बी 3K यूनिट्स। पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे क्या, हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट साइड का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का रूट। सामने लिख देता हूं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो 5 क्या आ जाएगा, 5 क्या आ जाएगा ना, अपोजिट साइड क्या है 4K² 4K का होल स्क्वायर, फिर 3K का होल स्क्वायर, तो 16K² प्लस 9K² यानी कि 25K², और 25K² का रूट करेंगे तो क्या मिलेगा, 5K यूनिट्स। मिल गई तीनों साइड्स, डन। चलो अब है हमारे पास जो आपको चेक करना है, ठीक है, जो चेक करना है वो ये पार्ट है। तो इसके लिए अगेन क्या चाहिए, साइन ए कॉस ए और टेन ए। तो पहले साइन ए कॉस ए निकालते हैं। नाउ साइन ए कॉस ए, बोलो फॉर्मूला, अपोजिट साइड,
कॉस ए का बोलो। अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, बताओ क्या क्या मानी थी। अपोजिट तो मानी थी 3 के, अपोजिट तो मानी थी 3 के, एडजेसेंट मानी थी 4 के, और हाइपोटेन्यूज क्या निकाली थी 5 के। सो के से के कट गए दोनों जगह पे, और ये क्या आ गया 3/5, और ये क्या आ गया 4/5। डन। और साथ ही tan a भी निकालना है। अब tan a निकालने के अगेन कितने तरीके हैं। पंखा चलाएं तो ये बंद हो जाएगा ना। चलाना देखें एक बार। आ गई लाइट है ना। हाँ, tan a निकालने के कितने तरीके हैं। sin a बाई cos a भी कर सकते हैं हम, ठीक है। या फिर 1/cot a भी कर सकते हैं, है ना। या फिर बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड भी कर, तीनों में से किसी भी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं ना। देखो sin a बाई cos a करते, तो यानी कि 3/5, क्यों सी आ रही है 4/5, 5 से 5 कट के क्या मिला हमको 3/4। और अगर 1/cot a से निकालें तो cot a की वैल्यू क्या गिवन है हमको पीछे 4/3, है ना। तो 1/4/3 करेंगे तो रेसिप्रोकल होके 3/। ठीक है, और बेसिक फॉर्मूला से नहीं निकालेंगे, इन दो तरीकों से निकाल लो, खूब है। बेसिक फॉर्मूला से तभी निकालेंगे जब साइन ए कॉस ए अलग से नहीं निकाला हो, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। अगर साइन ए और कॉस ए आपने किसी भी कारण से निकाल रखा है तो टेन ए और कॉट ए फिर उन्हीं की मदद से निकालो, फिर से फॉर्मूला लगा के मत निकालो, उनका इस्तेमाल करो। लेकिन अगर नहीं निकाल रखा तो फिर फॉर्मूले से निकालो। स्पेशली टेन ए निकालने के लिए साइन ए कॉस ए मत निकालने बैठना, अगर उनकी जरूरत ऑलरेडी है क्वेश्चन में तो ही निकालना है। डन। अब चले, हमको क्या प्रूव करना था। जो भी सामग्री रेडी करनी थी वो सामग्री रेडी हो गई। गिवन है सवाल में। चलो नाउ, जो हमको प्रूव करना है, या प्रूव नहीं करना, सॉरी चेक करना है, टू चेक, इसको लिखो दिस इक्वल टू दिस। तो इसका एलएचएस पार्ट उठा लेते हैं हम। एलएचएस पार्ट है 1 - tan² a डिवाइडेड बाय 1 + tan² a। ठीक है, ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में बताया था। हाँ, उधर जाके बैठो उस वाली बेंच। लाइट नहीं आ रही ना। चलाना वो सेकंड नंबर स्विच चलाना, सारे स्विच चलाओ एक बार सारे। आ रही है, चलो सारे चला दो, और चला दो, और चला दो, और चला दो। आ गई। चलो मैं चलाता हूँ। हम्म। सिमिलरली tan² का मीनिंग जैसे पिछली बार क्या था, बंद करो ये जो डिस्को लाइट जल रही है। हम्म। पिछली बार क्या था cot², इस बार क्या है tan²। है तो tan² का मीनिंग क्या सिखाया है पिछली बार, tan a का होल स्क्वायर। ठीक है ना, tan² का मीनिंग क्या हो जाएगा, tan a का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे sin² है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, sin a का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर एंगल का नहीं है, sin a की वैल्यू का है। ओके, चलो जी। अब क्या चाहिए, अब क्या पंखा भी चलो। थोड़ा तो अब सब्र रखो ना, अभी चलाइए वो पंखा। 1 - tan a की वैल्यू क्या निकाली पीछे बताओ, क्या है ये बताओ, 1 - tan a का होल स्क्वायर है।
डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब देखो अभी बेसिक पहली बार दूसरा ही सवाल कर रहे हैं अपन, ये स्क्वायर वाला। तो अपन ऐसे खोल के बताएंगे कि 10 स्क्वायर ए क्या होता है, 10 ए का होल स्क्वायर, 10 स्क्वायर ए क्या होता है। लेकिन एक बार अपन कुछ एक क्वेश्चंस कर लेंगे, एक्सरसाइज आगे निकल जाएंगे, फिर अपन सीधे डायरेक्ट वैल्यूज डालेंगे, इससे खोल के नहीं बताएंगे, ठीक है। तो 1 - 10 ए की क्या वैल्यू निकाली थी, 3/4 का होल स्क्वायर कर दो। और ये भी 1 + 3/4 का होल स्क्वायर कर दो यहाँ भी। तो ये हो जाता है 1 - 3/4 का होल स्क्वायर मतलब 9/16। और ये हो जाता है 1 + 9/16। ऊपर और नीचे दोनों जगह 16 एलसीएम आ गया। 16 × 16 - 9 होल डिवाइडेड बाय 16 × 16 + 9। तो 16 - 9 कितना होता है, 7/16। और 16 + 9 कितना होता है, 25/6। 16 से 16 कट के क्या मिला, 7/25। तो ये आ गया हमारा एलएचएस पार्ट। अब आरएचएस पार्ट लिखो और चेक करते हैं फिर ये दोनों पार्ट्स इक्वल आते हैं कि नहीं आते, ठीक है ना। आरएचएस, आरएचएस क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए का मीनिंग कॉस ए की वैल्यू का स्क्वायर है, ना कि एंगल ए का स्क्वायर है। साइन स्क्वायर ए का मीनिंग, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को क्योंकि अभी आपने इस आज के दिन में ये चीज पहली बार ही देखी है। तो बिल्कुल इसको जहन में बिठा दो, कॉस स्क्वायर ए का मीनिंग, कॉस क्यूब ए का मीनिंग, कॉस ए का होल स्क्वायर है ना। कॉस ए की वैल्यू क्या निकाली थी बोलो, 4/5 का होल स्क्वायर। साइन ए की वैल्यू क्या निकाली थी, का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करो, 4/5 का स्क्वायर यानी 16/25। ये क्या हो जाएगा, 9/25। 25 हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 16 - 9, जो कि अगेन क्या हो जाता है, 7/25। तो मैच हो गई दोनों वैल्यूज, एलएचएस और आरएचएस की। बताओ, तो उसने पूछा था कि इसकी वैल्यू से मैच होगी या नहीं होगी। तो आपका जवाब क्या रहेगा, बताओ, होगी या नहीं होगी, होगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, कंक्लूजन, सो वी कंक्लूड दैट, सो वी कंक्लूड दैट दिस इक्वल टू दिस। हो गया। अब देखो आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस बात को अब हमेशा के लिए याद रखेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, 1 - 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 + 10 स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होती है। बस, अब वो जो जितना जितना याद रखेगा, वो आगे चल के जो एडवांस चैप्टर्स आएंगे उसमें उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, उनको लगेगा ही नहीं कि कुछ नया पढ़ रहे हैं। 11th 12th की मैथ्स टोटली बेस्ड है 10th की मैथ्स पे, मतलब मोर देन हाफ तो बेस्ड है। हाँ, सॉल्व करके, अभी देखो जिस चीज को अपन ने एक बार प्रूव कर ली ना, वो आगे के लिए नियम बन जाता है। तो बार बार थोड़ा सॉल्व करेंगे, अब इसको एज ए रिजल्ट, एज ए नियम याद रखना है कि ऐसा ये वैल्यू इसके बराबर होती है। ओके। अब पीच मैंने क्या कहा, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कितनी वैल्यूज याद रख सकते हैं, बस समझदार को इशारा काफी है। मैं थोड़ा कह रहा हूँ याद, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये भी मत याद कर, बट ये है कि याद कर लेगा जितना जितना, एटलीस्ट वी कैन ट्राई, ठीक है ना। हम कोशिश करें कि जितनी ज्यादा चीजें कैप्चर कर पाए। अब देखो आगे चल के जब यही सवाल सपोज करो ये 7th क्वेश्चन ये चैप्टर खत्म होने के बाद आता, तो मैं इस सवाल को कैसे कर रहा होता, एक बार ध्यान से देखो। ये चैप्टर खत्म होने के बाद अगर ये 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आता जो मैंने पहले किया, मैं इसको ऐसे कर रहा होता, a + b इंटू, मैं साइन थीटा की वैल्यू
पहले नहीं निकालता, बाद में निकालता। पहले मैं इनको आपस में सोल्व करता है, A+B इंटू A-B, A² माइनस B², नीचे A² माइनस B²। इसको सोल्व करते तो 1² 1, साइन थीटा का स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा 1, और कॉस थीटा के स्क्वायर को लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये कहां से पता चला? ये धीरे धीरे अभी चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं, पता चल जाएगा आपको भी। और कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये एग्जैक्टली इसके बराबर आ गया। और कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1/10² थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा तो डायरेक्टली निकाल देंगे ना हम, 7/8 का होल स्क्वायर। तो कोई भी अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड कुछ नहीं लिखनी पड़ी, सीधे 49/64 आंसर हमारे पास है। ठीक है, अब इधर देखो, ये वाला सवाल देखो, इधर देखो स्क्रीन पे, 3 cot A बराबर 4 गिवन है। भाड़ में गई है इंफॉर्मेशन, हमको नहीं चाहिए इंफॉर्मेशन। इधर आओ, LHS उठा लिया आपने, 1 माइनस 10 स्क्वायर A को क्या लिख सकते हो? 10 को क्या लिखते हैं? साइन बाय कॉस लिखते हैं क्या? तो साइन स्क्वायर A बाय कॉस स्क्वायर A लिख दूं उसको मैं। नीचे वाले 10 को भी क्या लिख देंगे? साइन बाय कॉस, है ना। ऊपर नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है इंटू 1 कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी एलसीएम कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो खत्म हो गया। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, अभी जान जाओगे 3-4 क्लासेस के बाद। तो ऊपर तो बचा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, और नीचे बचा 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा, बोलो। तो ये एग्जैक्टली RHS के बराबर आ गया। तो कोई वैल्यू नहीं रखी, किसी वैल्यू गिवन पॉइंट का सहारा नहीं लिया, डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। बट इस एक्सरसाइज में ये करना नहीं है, बट अल्टीमेटली यही करना है, एट द एंड ऑफ द चैप्टर यही करना है, ऐसे ही करना है। मैं क्या कह रहा हूं, अल्टीमेटली यही करना है। एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही करना है, बट इस एक्सरसाइज में नहीं करना, क्योंकि इस एक्सरसाइज में करने जाएंगे तो फिर बेसिक्स वीक रह जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्या हुआ? टाइम 5 मिनट है अभी, 6:10 हो रही है। इसका एक पार्ट अभी मैं करवाता हूं, एक पार्ट आप होमवर्क करो। अब देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, और उसमें साइन है कॉस सी। अच्छा, एंगल ए और एंगल सी, दो एंगल्स गिवन है भाई, दो एंगल्स गिवन है, दैट मीन्स दो ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे। वैल्यू तो देखो, एंगल देखो इधर देखो स्क्रीन पे, क्या नाम है, मिहिका। वैल्यू तो गिवन है 10A की, लेकिन पूछी गई है C की भी। तो अब A और C का कनेक्शन चाहिए। अब इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं A और C का कनेक्शन छुपा हुआ है, चेक करो। अगर राइट एंगल ट्राइंगल में ABC में राइट एंगल B है, तो A और C का सम 90 डिग्री होगा। A और C उसी ट्राइंगल के एंगल्स हो गए। अब ये कनेक्शन मिला, इसीलिए आप साइन C की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मैं इसको हटा दूं ना, ये लैंग्वेज हटा दूं ना मैं, तो अब आप 10A की वैल्यू से साइन A की वैल्यू निकाल सकते हो, कॉस A की वैल्यू निकाल सकते हो, साइन A की निकाल सकते हो, कॉस A की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन ये C वाले कॉस C साइन C, ये चार वैल्यू अब आप नहीं निकाल सकते जब तक एंगल A और एंगल C का कनेक्शन गिवन नहीं है। थीटा कौन सा एंगल? थीटा कौन सा एंगल? उस ट्रायंगल में थीटा कौन सा एंगल है ये गिवन ही नहीं है, तो कैसे पूछेगा? मैं कहूं फलाने आदमी के दादाजी का नाम बताओ, थीटा C है, तो फिर अगेन C और A में कनेक्शन चाहिए ना। आपकी गाड़ी थीटा पे आके क्यों अटकी है? थीटा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जैसे ABC लेटर्स होते हैं, बोलो, वैसे थीटा भी एक लेटर है, अक्षर है। तो आप बार बार यही क्यों पूछ रहे हो कि थीटा? आप ये क्यों नहीं पूछ रहे D आ जाए तो? आप ये क्यों नहीं पूछ रहे E आ जाए तो? क्योंकि आप थीटा को एक विशेष उपाधि दे रहे हो कि शायद कोई अलग चीज होती है। जैसे ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल्स होते हैं ना, वैसे वो एक लेटर है। बट ट्रिग्नोमेट्री जब इवॉल्व हुई तो इजिप्ट में इवॉल्व हुई, क्योंकि इजिप्ट में पिरामिड्स वगैरह बनते, तो वहां पे जब ये इवॉल्व हुई तो वहां पे जो लेटर चलते थे वो जो ग्रीक लेटर चलते थे।
तो ग्रीक लेटर्स चलते थे तो वहां पे एबीसी नहीं चलते थे, अल्फा बीटा गामा थीटा ये चलते थे, तो उस फॉर्म में वो इवॉल्व हो गई, बस फर्क इतना रहा। बाकी हमको इतना उसको वो नहीं बनाना अपने माइंड में कि कोई अलग चीज है। ठीक है, एक लेटर है, जैसे एंगल्स होते हैं, एंगल ए एंगल सी एंगल बी एंगल डी, वैसे एंगल थीटा होता है। ठीक है, कुछ ना गिवन होता है तो अपन उसको कह देते हैं थीटा। थीटा मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जिस एंगल के रेफरेंस में बात करी जा रही है वो थीटा है। अब वो गिवन है एंगल ए है तो वो एंगल ए को कॉरस्पॉन्डिंग बात होगी, सी है तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग बात होगी, कुछ नहीं गिवन है तो हल फिलहाल के लिए अपन उसको थीटा रख देते हैं, कॉस थीटा। ये थीटा कोई एंगल है ट्राइंगल का। ओके, चलो कल करेंगे। हाँ, सर साइन यहाँ पर 90 मैंने साइन सी क्या हो जाएगा? साइन सी की वैल्यू 90 माइनस 1/√। ये लैंग्वेज गिवन होने के बाद कह रहे हो या नहीं गिवन हो तब कह रहे हो? गिवन होने के बाद तो फिर आ ही जाएगा ना, वो तो निकालेंगे, अभी अपन कल निकालेंगे। लेकिन ये लैंग्वेज गिवन नहीं हो तब आप ये सी वाले कोई भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर। साइन ए और कॉस सी की वैल्यू तब सेम होगी जब एंगल ए और एंगल सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, दोनों का सम 90 होगा। फिर किसी भी एक पे ए निकालो, किसी भी दूसरे पे कॉस निकालो, ए पे साइन निकालो और सी पे कॉस निकालो। सिमिलरली ए पे कोसेक निकालो और सी पे सेक निकालो। सिमिलरली ए पे टेन निकालो और सी पे कॉट निकालो, ये पेयर वाइज बराबर आएंगे। शर्त ये है कि ए और सी का सम 90 होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर नहीं आएंगे, मतलब फिर गारंटी नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल में वो दो एक्यूट एंगल्स होंगे तो आएंगे। मान लो ये दो एंगल, दो अलग अलग ट्राइंगल का एंगल है, फिर कोई गारंटी नहीं है। ओके, सर यहाँ पे 10 है और अगर कॉट है होता तो वो बराबर आता। टेन ए और कॉट सी, कॉट से किसी एक पे ए किसी एक पे सी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।